क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। देखो ये हम लोग पढ़े हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं बताओ? न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग देखे थे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चलो तो अब देखो हम लोग इसमें क्या कहता है, बोला न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट इफ एन ऑब्जेक्ट exert a force on another object then the second object exerts an equal and opposite force on the फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये तो न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ में, कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसका ग्रेविटेशन से क्या लेना देना है, ये सुनो, इसका क्या ग्रेविटेशन से लेना देना है। देखो अब यहां पर क्या बोलता है कि जैसे अगर मान के चलो कि स्टोन है, क्या है बच्चा? स्टोन है। अब स्टोन को तुम सर्टेन हाइट पर लेकर आए है ना, और उसके बाद उसको तुम छोड़ोगे, तो उसको तुम जब तुम छोड़ोगे तो तुम क्या देखोगे, वो नीचे जाएगा। अरे जाएगा ना, क्यों जाएगा नीचे जरा बताना? क्योंकि अर्थ क्या करेगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अर्थ क्या करेगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के कारण, है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के कारण वो क्या हो गया, नीचे आएगा, है ना। अब यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा। तुम बोलोगे कि सर अगर स्टोन पर कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ। स्टोन पर कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ। स्टोन को नीचे की तरफ ला रहा है ना। तो सर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए कि जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है किस पर, स्टोन पर, उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, स्टोन लगाएगा किस पर, अर्थ पर। तो बोलो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आता होगा कि सर ऐसा होना चाहिए कि जैसे स्टोन पर फोर्स लगाया अर्थ तो स्टोन नीचे की तरफ आया कि नहीं आया? तो सर उतना ही फोर्स तो स्टोन भी नहीं लगाएगा अर्थ पर, तो उतना फोर्स लगाने के कारण अर्थ भी किधर की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए। क्या ऐसा होता है? क्या तुम ऐसा देख पाते हो अर्थ को ऊपर की तरफ आते हुए? नहीं देख पाते हो। आखिर ऐसा क्यों, अब इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। लेकिन ये बताओ क्या उतना ही फोर्स लगाएगा ना, दोनों सेम फोर्स लगाएगा या अलग अलग लगाएगा? मतलब जितना फोर्स अर्थ लगाएगा स्टोन पर उतना ही फोर्स लगाएगा स्टोन अर्थ पर। फोर्स तो बिल्कुल सेम रहेगा, फोर्स तो बिल्कुल सेम रहेगा, बट मूव करता हुआ तुमको दोनों ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, है कि नहीं बच्चा? उसका कारण समझो क्यों नहीं दिखेगा, क्लियर है? इसका कारण समझो। इसका कारण ये है, इसका ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े थे बच्चा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मतलब हम लोग बोल सकते हैं F इक्वल टू m इनटू a। अच्छा, अगर हम लोग यहां से एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन निकालें, तो क्या मास को इधर शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मास इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में, इट मींस F बाय m, और ये किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन के, है ना। अब यहां से तुम एक बच्चा रिलेशन निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या बोल सकते हो? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मास के। इट मींस अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अरे बोलो यस और नो। जैसे मान के चलो बच्चा कि अगर तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, किस पर? एक बाइसिकल पर। किस पर बच्चा? एक बाइसिकल पर और एक कार पर, और एक कार पर। तो तुम बताओ ज्यादा एक्सेलरेशन किस में होगा? बाइसिकल में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। क्या कार में उतना एक्सेलरेशन होगा? नहीं। क्यों बाइसिकल में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि तुम बोलोगे सर बाइसिकल में एक्सेलरेशन ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि वो हल्का है। नॉर्मली अगर तुम फिजिक्स नहीं पढ़े होते तब तुम क्या बोलोगे? सर हल्का था ना इसलिए तेजी से मूव किया। अब वहीं कार क्या था? सर भारी था। तो कार भारी था तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। तो इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि बाइसिकल में एक्सेलरेशन ज्यादा इसलिए था क्योंकि बाइसिकल का मास क्या था? कम था। और कार का एक्सेलरेशन कम इसलिए है क्योंकि इसका मास क्या है बच्चा? ज्यादा है। मास क्या है? ज्यादा है। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से हम ये रिलेशन बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और अगर मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। क्या ये बात क्लियर है? अब चलो यहां पर, तो अब यहां पर क्या बोला कि एक स्टोन था और क्या था बच्चा? अर्थ। अब स्टोन और अर्थ, अब फोर्स तो उतना ही लग रहा है,
फोर्स तो उतना ही लग रहा है। देखो इस पर भी, बाइसिकल पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स कार पर भी लग रहा है, लेकिन बाइसिकल बच्चा ज्यादा स्पीड मूव करेगा और कार कम स्पीड मूव करेगा, क्योंकि कार में एक्सेलरेशन कम हुआ और बाइसिकल में एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ। तो उसी तरीके से यहां अगर हम लोग देखें बच्चा, तो अर्थ जो फोर्स लगाया स्टोन पर, तो स्टोन का मास कम होने के कारण, स्टोन का मास कम होने के कारण उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। बड़े कथा कम बोलता है, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम। तो तुम ही बताओ बच्चा कि स्टोन का मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, और ज्यादा एक्सेलरेशन होने के कारण ही स्टोन तुमको नीचे आता हुआ दिखेगा। लेकिन अर्थ का मास ज्यादा, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत कम, इसलिए तुम इसमें एक्सेलरेशन इतना कम होगा बच्चा कि इतना कम फोर्स लगेगा या इतना कम एक्सेलरेशन होगा कि वो तुमको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बोला, it is clear from this formula that the acceleration produced in a body is inversely proportional to the mass of the body। यानी कि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके मास पर, और वो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलरेशन जो होगा किसी बॉडी में वो उस बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ द मास ऑफ अ स्टोन इज वेरी स्मॉल, स्टोन का मास क्या होगा, बहुत कम, जिसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण लार्ज एक्सेलरेशन उस पर लगेगा, है ना। कैसा एक्सेलरेशन होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और ज्यादा एक्सेलरेशन होने के कारण ही वो मूव करेगा अर्थ की तरफ। लेकिन बोला ड्यू टू द वेरी लार्ज मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के कारण द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस वेरी वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन इन द अर्थ। यानी कि फोर्स तो अभी भी उतना ही लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा, लेकिन उतना फोर्स जो है, उस फोर्स के द्वारा अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के कारण वो बहुत कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? एक्चुअली द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ इज सो स्मॉल, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा अर्थ में वो इतना कम होगा, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एंड हेंस वी डू नॉट सी द अर्थ मूव, अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड्स द स्टोन, इसलिए बच्चा हम अर्थ को स्टोन की तरफ ऊपर जाते हुए नहीं देखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस और नो। पक्का समझ में आया? तो क्या ये जो टॉपिक था बच्चा, ये जो टॉपिक था ये क्लियर है? क्या था टॉपिक? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये क्लियर है बच्चा? चलो अब यहां पर एक और चीज देख लो कि अगर हम लोग बच्चा एक सवाल किए थे कि नहीं, कि 1 किलोग्राम का स्टोन जब अर्थ की तरफ मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, किए थे? बोलो यस और नो। कितना आया था? 9.8। कितना था? 9.8। देखो बच्चा, तो बोला कि अगर 1 किलोग्राम मास का स्टोन होगा तो उसमें अर्थ जो फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उस ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के कारण उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? वेरी गुड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा, ठीक है। लेकिन वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो कितना? 1.63 इंटू 10 टू द पावर -24। अब बताओ ये कम है या ज्यादा है? बहुत कम है बच्चा, है ना। तो बहुत कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? चलिए